हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स लगातार अनाउंस होते जा रहे हैं अभी और जल्दी ही होने वाले ही हैं सभी। और करंट अफेयर्स को भी तवज्जो उतना ही देना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी तवज्जो देना है, सबको जो है इक्वल ट्रीट करना है और अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा अभी चीज़ों को। राइट, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। किस भारतीय मूल की जो है लेखिका ने ये पुरस्कार, ब्रिटेन का प्रसिद्ध जो आपका बाल साहित्य पुरस्कार है, इसको जीता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये बताना है। बताओ, अंकिता चोपड़ा, जसबिंदर बिलान और मनीषा शर्मा और गीता राव कौन है जिसने जीता है, ये बताना है आपको। बताओ, शाबाश। ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार, अंकिता चोपड़ा, जसविंदर बिलान और मनीषा शर्मा और गीता राव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये है आपका आशा एंड द स्पिरिट। आशा एंड द स्पिरिट जो है, उसके लिए आशा एंड द स्पिरिट पुस्तक जो है, आशा एंड द स्पिरिट, ठीक है, इस पुस्तक के लिए जीता है जसबिंदर बिलान ने। इन्होंने जो है इस हिमालय के परिप्रेक्ष्य में जो ये पुस्तक लिखी है बचपन की अपनी यादों को लेकर, तो ये पुस्तक जो है, इसको जो है आपका ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसके अंदर 5000 पाउंड की राशि दी जाती है। 5000 पाउंड जो है वो 5000 पाउंड की राशि भी दी जाती है इसके अंदर। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। जसबिंदर बिलान नाम याद रखना है। ब्रिटेन का जो है ये एक्चुअल में जो बाल साहित्य पुरस्कार है, किसको दिया जाता है? ब्रिटेन और आयरलैंड में रहने वाले लोगों के लिए है एक्चुअल में ये, ठीक है ना, ब्रिटेन और आयरलैंड में। और इनको किसके लिए मिला है? जसविंदर बिलान को आशा एंड द स्पिरिट जो इनकी पुस्तक है वो हिमालय के परिप्रेक्ष्य में और ये भारतीय मूल की है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होगी ना, इसलिए जो है क्वेश्चन बन रहा है यहां से। तो आप याद रखेंगे, ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? जसविंदर बिलान को। क्लियर है? आशा एंड द स्पिरिट के लिए 5000 पाउंड उसके अंदर दिए जाती है धनराशि उनको, ठीक है, इनाम के रूप में दी जाती है इतनी धनराशि। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की है? ये आपको बताना है। अम्मा ओडी योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने की है, तमिलनाडु ने की है, आंध्र प्रदेश ने की है या मणिपुर ने की है? अम्मा ओडी। एक्चुअल में अम्मा ओडी योजना क्या है? इसके अंदर जो महिलाओं को डायरेक्ट जो है 15,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे, उनके खाते के अंदर उनको जो है डायरेक्टली 15,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएं। उसके लिए जो गरीब और जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है 15,000 रुपया पर मंथ उनके खाते में देने वाली है। तो ये आपका अम्मा ओडी योजना, इसलिए नाम है इसका अम्मा ओडी योजना। राइट, तो इसके लिए 6,318 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें 86 लाख जो है बच्चों को मदद मिलेगी। 86 लाख बच्चों को जो है शिक्षा मिलेगी इसके तहत जो है 86 लाख बच्चों को, जिसमें 43 लाख महिलाओं को जो है उनके खाते में ये 15,000 रुपया, 43 लाख महिलाओं के खाते में 15,000 रुपया जो है पर ईयर, नोट पर मंथ, ठीक है ना, 15,000 रुपया वार्षिक है ये दिया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और हरिश्चंद्र, आपके विश्वाभूषण हरिचंद्रन जो है वो वहां के क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा वहां पर आपको पता होगा नागार्जुन सागर डैम जो है कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम जो है आंध्र प्रदेश में वेरी वेरी फेमस। 3 राजधानियां, 5 उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी चीजें जो है फेमस है आंध्र प्रदेश के अंदर। राइट, श्री हरिकोटा जो है आपका रॉकेट लॉन्च सेंटर जो है वो भी हमारा वहीं पर है। तो ये सब चीजें आपको पता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया है आंध्र प्रदेश, यानी डी। अम्मा ओडी योजना कहां से है? ये क्या है? गरीब महिलाओं के लिए, जरूरतमंद महिलाओं के लिए, ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, इसके लिए 15,000 रुपया जो है वार्षिक रूप से इनको दिया जाएगा। ये है योजना। क्लियर है? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने घरेलू स्तर पर विकसित अपने पहले परमाणु रिएक्टर हुआलोंग 1 का संचालन शुरू किया है? डोमेस्टिकली डेवलप्ड है, पूरी तरह से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जो है किया है, जो कि बहुत ही न्यूज में है अभी। किस देश ने किया है ये आपसे पूछ रहा है। चीन है, उत्तर कोरिया है, जापान है या म्यांमार है? आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। बताइएगा किस देश ने किया है हुआलोंग 1? फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड है ये। राइट, तो बताओ किसने किया है? उत्तर कोरिया है, चाइना है, जापान है या म्यांमार है? किसका द्वारा है ये? तो किसका है?
ये है चाइना के द्वारा डेवलप्ड, ठीक है, चाइना के द्वारा डेवलप्ड है। ये एक्चुअल में 10 बिलियन किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेगा वार्षिक रूप से, ईयरली। और उससे क्या होगा, उससे जो है आपका 8.16 जो मिलियन टन कार्बन कम निकलेगा, ठीक है ना, इतना कार्बन बचा पाएगा, इतना कार्बन जो है उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा चीन के अंदर। इसकी इतनी कैपेसिटी है 10 बिलियन किलोवाट जो है एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इसी के साथ जो है चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश में लगा हुआ है। 2060 तक चाइना चाहता है कार्बन न्यूट्रल हो जाऊं। 2050 तक कौन होने वाला था, अभी ये पीछे मैंने आपको बताया था 2050 में कार्बन न्यूट्रल होने की बात कौन कर रहा है, तो इसका कमेंट में आंसर देना है। 2060 तक चाइना बोल रहा है, इसने जो है अभी कोशिश कर रहा है, इसका कोई पक्का नहीं है, बट वो जो है उन्होंने बोला है 2050 तक, राइट। तो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल। और डोमेस्टिकली जो है वो वेस्टर्न जो आपके कंट्रीज पे, जो पश्चिमी देश है उन पर ये निर्भर नहीं रहना चाहता है चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए खुद के जो डोमेस्टिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको डेवलप कर रहा है। मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम है इसका, उसके तहत मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम के तहत, ताकि जो है सारी चीजें खुद की ही डेवलप करूं मैं, ऐसा इनका सोचना है। इसके अलावा ये जो हुआलोंग का जो आपका सीरीज है, ये पाकिस्तान में भी स्थापित करने की बोल रहा है, तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी देगा, अभी दोस्ती निभाएगा इधर भी, ठीक है। वो दोस्ती की जरूरत है, वी डोंट नो, बट ऐसा भी करेगा, ठीक है। तो हुआलोंग 1 जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर विश्व में बात करें आपका न्यूक्लियर एनर्जी का, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा है उसका सबसे ज्यादा जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, तो यूएसए जो है न्यूक्लियर एनर्जी में विश्व में सबसे टॉप है। उसके बाद फ्रांस आता है दूसरे नंबर पे, और चाइना जो है विश्व में तीसरा जो है परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले देशों में तीसरे नंबर पे आता है चाइना, ठीक है ना। विश्व में थर्ड नंबर जो है, थर्ड पोजीशन है चाइना की परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने में, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें और ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआलोंग 1 किसने, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह इस त्योहार का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, ये बताना है आप लोगों को। लेकिन कई चीजें आ रही है। नागालैंड त्योहार का नाम क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है इसको, त्योहारों का त्योहार, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस साल वर्चुअल रूप से जो है आयोजित किया जा रहा है। यह इस त्योहार का कौन सा संस्करण है, ये आपको पूछा गया है। तो ये संस्करण आपका D21वां संस्करण है, इसका 21वां एडिशन है इस बार का। लेकिन क्या है, क्यों है न्यूज में, हर वर्ष जो प्रतिवर्ष जो है ये त्योहार 10 दिन चलता है, 10 दिन के लिए मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। इसमें क्या होता है, जो नागालैंड की ट्रेडिशनल जो संगीत है उनका, ट्रेडिशनल जो नृत्य है उनका, पारंपरिक नृत्य जो है, पारंपरिक संगीत जो है, वो सब चीजें दिखाई जाती है उस टाइम पर, हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम जो है वो सब किया जाता है, ठीक है। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इस बार वर्चुअली किया जा रहा है। वर्चुअली क्या है, इस बार जो है 1 से 5 दिसंबर जो है उसके बीच में किया जा रहा है वर्चुअली, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है डायरेक्ट वो लोग इकट्ठा होकर नहीं कर रहे हैं। तो वर्चुअली जो है 1 से 5 दिसंबर जो है मनाया जा रहा है। और ये वहां पर पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है पक्षी के नाम पर है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम, जो नागालैंड में पाए जाने वाला ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है उसी पक्षी के नाम पर है। एक ग्रे हॉर्नबिल भी है। जो ग्रे हॉर्नबिल है वो एक्चुअल में कहां पाया जाता है, वो वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है, पश्चिमी घाट के अंदर जो हमें ग्रे हॉर्नबिल पाया जाता है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है, ग्रे हॉर्नबिल कहाँ, पश्चिमी घाट। और ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो आपका नागालैंड में, और नागालैंड का कैपिटल आपको पता है कोहिमा जो है, कोहिमा नागालैंड का राजधानी है। इसके अलावा नागालैंड के अंदर जो है लोकसभा विधानसभा सीटें हैं वहाँ की 60, और लोकसभा की 1 सीट है, और राज्यसभा की भी कितनी है, 1-1 सीट है लोकसभा राज्यसभा की। ओके, तो ये ध्यान रखना है, 60-1-1, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 21वां एडिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और RN रवि जो है वो नागालैंड के अंदर क्या है, अभी वर्तमान के अंदर RN रवि साहब जो है वो वहाँ पर ये है आपके राज्यपाल है, गवर्नर है, क्लियर है। तो ये आपको कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल जो है वो आपका मिलता है वेस्टर्न घाट में, और हॉर्नबिल जो है वो आपका नागालैंड के अंदर, क्लियर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ध्यान रखना है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। 21वां एडिशन था, क्लियर है। 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है, बट इस बार 1 से 5 दिसंबर वर्चुअली,
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है? बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड आर्ट्स, नाम लंबा है, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड आर्ट्स, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर। ये एक्चुअल में स्पॉन्सर्ड है नेटफ्लिक्स के द्वारा। नेटफ्लिक्स का नाम आपको पता ही होगा, नेटफ्लिक्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये, नेटफ्लिक्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया। इसके अंदर क्या है कि जो इंडिया के अंदर संगीत के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में, फिल्म में यानी संगीत में, फिल्मों में, गेम्स के अंदर जो प्रतिभा है उसको खोजना है और उसको जो है फिर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना जो है इसका मुख्य कार्य रहेगा बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है ना। ये एकेडमी जो है इसके तहत जो है अभी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वो आपसे पूछ रहा है किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है AR रहमान, अमिताभ बच्चन, काजल अग्रवाल या फिर शशि थरूर। A, B, C और D बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका AR रहमान। AR रहमान जो है इंडिया के रहने वाले हैं, तमिलनाडु की चेन्नई के अंदर जो है पैदा हुए थे, ठीक है। तो संगीतकार है, म्यूजिक कंपोजर है, ठीक है। तो ये AR रहमान को किया गया है बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ इनको 2010 के अंदर जो है जो आपका AR रहमान को पद्म भूषण कब मिला था? 2010 के अंदर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? किसका? हायाबुसा 2 का संबंध किस देश से आपसे ये पूछ रहा है? चीन से है, दक्षिण कोरिया से है, जापान से या फिलीपीन से है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A, B, C और D यह बताना है। क्या है हायाबुसा 2? एक्चुअल में हायाबुसा भी छोड़ा गया था पहले। इसका पर्पज क्या है हायाबुसा का? हायाबुसा जो है 2012 में लौटा था एस्ट्रॉयड के सैंपल लेकर। एस्ट्रॉयड समझते हो ना आप, क्षुद्र ग्रह जो है उसके सैंपल लेकर आया था। आपके जो मरकरी, विनस, अर्थ, उसके बाद आपका मार्स, और इनके बीच में जो है यहां पर है एक बेल्ट। इसके यहां पर जो है बेल्ट है जुपिटर और मार्स के बीच में। जो मंगल ग्रह है, मार्स जो है मंगल है, और जो जुपिटर है, जुपिटर आ गया, फिर आपका सैचुरन आ गया, फिर यूरेनस आ गया, इस तरह से जो है फिर आपका नेपच्यून आ जाएगा। तो ये जो है 4 उधर है, 4 इधर है। तो ये बीच के अंदर जो है इन चार उधर हो गए, 4 इधर हो गए। इन मंगल और जुपिटर, जो मंगल और बृहस्पति जो है, इनके बीच के अंदर है आपकी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और अब जो है दुनिया की नज़र इस बेल्ट पर है। इसके अंदर जो एस्ट्रॉयड्स है वो कई जो है पूरी तरह से मिनरल से बने हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल से बने हुए हैं। उसी तरह का जो है एक मिनरल है साइकी 16, सॉरी इसी तरह का एक आपका क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, जिसका नाम है साइकी 16। साइकी 16 के लिए अमेरिका क्या प्लान कर रहा है? 2022 से मिशन छोड़ेंगे, और इसमें गोल्ड और निकल से बना हुआ है ये पूरा का पूरा, गोल्ड और निकल। तो पूरा का पूरा ये एस्ट्रॉयड ही धरती पे लाने का बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो 2022 तक जो है नासा बोल रहा है कि हम लोग जो है मिशन छोड़ेंगे साइकी 16 के लिए। यहाँ पर गोल्ड है, इतना गोल्ड है जिसका बड़ा फायदा मिल जाएगा ह्यूमैनिटी को, ऐसा माना जा रहा है। बट कितना भी करो, कौन सा उससे क्या हो जाएगा, तो ये तो कोई अंत है नहीं। बट हम लोग उधर जो है एस्ट्रॉयड माइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्ट्रॉयड माइनिंग की तरफ जो है दुनिया बढ़ना चाह रही है अभी, और इसी के लिए जो है 2012 के अंदर हायाबुसा आया था, जो कि एस्ट्रॉयड के सैंपल्स लेके आया था। अब हायाबुसा 2 जो है 2014 को लॉन्च किया गया था, 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा, ठीक है ना। 3 दिसंबर 2014 को जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापानी स्पेस एक्स एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो है अभी 6 दिसंबर को 2020 को जो है ऑस्ट्रेलिया के साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है उतरेगा वापिस, और जो कि रीगू नाम से जो है रीगू, ये क्षुद्र ग्रह है, इससे सैंपल लेकर आएगा, र्यूगू से सैंपल लेकर आएगा ये
जो कि 6 दिसंबर 2020 को वापस उतरेगा पृथ्वी पर। ये ryugu जो आपका एक एस्टेरॉयड है जो कि पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है पृथ्वी से? 300 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। यहां से ryugu जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, इससे सैंपल लेकर वापस लौट रहा है। इसलिए हायाबुसा जो है वो काफी न्यूज के अंदर है और इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो हायाबुसा और ये एस्टेरॉयड माइनिंग वाली बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक अच्छे से। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो है आपकी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। और ये जो आपके 4 इधर वाले हैं आंतरिक ग्रह और ये वाले जो इधर वाले हैं जो बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। पहला मंगल मिशन जो है अरेबियन कंट्री में कौन कर रहा है अभी? यूएई होप मिशन जो है उनका, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपकली की एक नई प्रजाति, छिपकली की एक नई प्रजाति कौन सी? नेमास्पिस एवासेबिनी। नेमास्पिस एवासेबिनी भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? ये पूछ रहा है आपको। पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या राजस्थान के मरुस्थल में? कहां मिली है नेमास्पिस, ठीक है। तो नेमास्पिस जो है आपकी एवासेबिनी, ये कहां पर खोजी गई है? ये आपसे पूछा गया, बताइएगा कौन सी जगह पे? सॉरी, देखना चाहते हो तो देख लो इधर से कुछ, ठीक है, वरना ऊपर कर रहे हैं हम लोग। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ऑप्शन देख लो अभी, ठीक है। देखो इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो है घाट। ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके दोनों तरफ जो है, दोनों हिस्सों पर क्या है? इसके दोनों हिस्सों पर जो है ये है आपके, इस तरफ पश्चिमी घाट है, पश्चिमी की तरफ जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, और पूर्व की तरफ आपका ईस्टर्न घाट है। ये किस किस के बीच में है? तटीय मैदान और आपका प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है वो घाट है। पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट और पूर्व की तरफ पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात से शुरू होकर नीचे आपका तमिलनाडु तक आता है और इसकी ऊंचाई जो है नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। इधर आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में क्या होता है? जैसे हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। इसकी जैसे कुछ एक जो आपकी सेवोरी हो गई, जावेदी हो गई, आपकी पालकोंडा हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी नालामला हो गई, नदन उत्तरी सरकार हो गई, ये कुछ एक इसकी जो पहाड़ियां हैं इनसे मिलकर बना हुआ पूर्वी घाट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। इतनी बात तो ये बता दी मैंने, ठीक है। अब जो है ये नई स्पीसीज जो मिली है छिपकली की, ये मिली आपके पूर्वी घाट के अंदर। कहाँ मिली? आपकी ईस्टर्न घाट के अंदर जो है ये मिली आपकी पूर्वी घाट के अंदर नई स्पीसीज जो छिपकली की मिली है। भारत में अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास जो है छिपकली की स्पीसीज पाई जाती है, जो कि जो आपकी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में पूर्वी घाट के अंदर इसको ये वाली जो है भारत के अंदर पूर्वी घाट के अंदर पाई गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ज़्यादातर जो है वो वेस्टर्न घाट में मिलती है, बट ये जो कहाँ पर है? पूर्वी घाट। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो 2 है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से? एक पश्चिमी घाट है और एक आपका पूर्वी हिमालय। 36 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 2 जो है भारत के अंदर है, वो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पूर्वी घाट जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छिपकली मिली है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? किस शहर के समुद्री तट पर हाल ही में ब्लू टाइड की घटना देखी गई है? ब्लू टाइड से पहले आपको एक पता होना चाहिए, टाइड क्या होती है? टाइड क्या होती है? व्हाट इज टाइड्स? टाइड क्या है? सूर्य और चंद्रमा या फिर चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल के कारण और पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो है क्या होता है? धरती पर समुद्रों के अंदर जल जो है जहां पर है वहां पर टाइड्स आती है। एक बार पानी ऊपर चढ़ता है फिर वापस नीचे, पानी ऊपर फिर वापस नीचे, तो ये होती है टाइड्स। एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई टाइड ऊंची टाइड फिर जो है लो टाइड। तो ये प्रक्रिया जो है टाइड है, किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है ऐसा होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है एक बात। दूसरा क्या है? ये जो ब्लू टाइड है ये क्या है? अब तो ब्लू टाइड जो है वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मालदीव इनके तटों पर देखी जाती है कई बार। भारत में भी जो है लास्ट टाइम ब्लू टाइड जो है वो 2016 में देखी गई थी, ठीक है।
बट इसमें क्या होता है, समुद्र के अंदर जो समुद्री वनस्पति है, सूक्ष्म समुद्री वनस्पति है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटी मछलियां होती है वो खाती है फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, या फिर डेनोफ्लेटस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन या डेनोफ्लेक्टस जो है इसको कहा जाता है। अब ये जो है एक्चुअल में अपने बॉडी से टॉक्सिक रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिक रिलीज करते हैं तो पानी का कलर जो है ब्लू होने लगता है, ठीक है। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये अपनी कलर्स अपनी बॉडी से जो है क्या लॉन्च करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका पानी का कलर जो है ब्लू होने लग जाता है। इनको डेनोफ्लैगलेट्स भी कहते हैं, डेनोफ्लैगलेट्स भी कहते हैं इनको फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है ना, डेनोफ्लैगलेट्स भी इनको कहा जाता है, राइट। इसके अलावा इसको बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, जो ये घटना होती है टॉक्सिक रिलीज करते हैं और उसके कारण ये घटना होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको बायोल्यूमिनेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से चमकती है। तो ब्लू टाइड जो है ये एक बार हैरान करने वाली चीज थी अपने आप में कि कैसे हुआ, क्या हो गया ऐसा ये वो, लेकिन जब ब्रीडिंग ज्यादा हो जाए, इनकी प्रजनन जो है बहुत तेजी से होती है जब डेनोफ्लैगलेट्स की, फाइटोप्लैंक्टन्स या डेनोफ्लैगलेट्स एक ही बात है, ठीक है, या डेनोफ्लैगलेट्स, जब इनकी प्रजनन जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रेड टाइड भी हो सकती है, लाल टाइड भी हो सकती है ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है ना। ये क्या है, ये समुद्र के अंदर जो जीव रह रहे हैं, मछलियों के लिए, ह्यूमन के लिए, सबके लिए खतरा है। बट ऐसा क्यों करते हैं टॉक्सिक रिलीज, ये दो चीजों के करते हैं, या तो शिकारी जो होते हैं उनको डराने के लिए करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन ऐसा, इसके अलावा जो है अपने एरिया के जो लोग होते हैं, यानी अपने समुदाय के जो इनके होते हैं, इनकी स्पीसीज के, उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए जो है वो इसलिए करते हैं ये ऐसा, जो जीव जंतु जब ऐसा करते हैं टॉक्सिक रिलीज करते हैं इस टाइप का, तो वो इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इंडिकेशन होता है किसी चीज का, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्लू टाइड जो है अभी किस समुद्र तट पर देखी गई थी, तो इट कैन बी ए क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना है, कहां पर देखी गई थी, ये मुंबई पर देखी गई थी, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। क्लियर है चीज। तो फाइटोप्लैंक्टन्स या डेनोफ्लैगलेट्स दोनों एक ही चीज है, दोनों नामों से एक मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। इसके कारण होता है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को जो है हाल ही में को पॉली उमरीगर जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा, पॉली उमरीगर अवार्ड से। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, किसको सम्मानित किया गया है बीसीसीआई ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, इसने किसको किया है ये पूछ रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी, सौरव गांगुली, ठीक है। सौरव गांगुली जो है वो अध्यक्ष है, ये बात आपको पता ही है बीसीसीआई के, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो पॉली उमरीगर अवार्ड है ये कब शुरू किया गया था, ये 2007 में शुरू किया गया था, 2007 में शुरू किया गया था पॉली उमरीगर अवार्ड। ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो देता है उसको दिया जाता है, ठीक है ना, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है उसको दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। अब जो है 2006-07 के लिए सबसे पहली बार ये किसको दिया गया था, 2006-07 के लिए जो है ये पहली बार दिया गया था 2007 में सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को ये पहली बार दिया गया था पॉली उमरीगर अवार्ड, फर्स्ट पर्सन टू हैव इट। इसके अलावा बाद में जो है धीरे धीरे कईयों को दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है 2007 से 17 के बीच में 5 बार तो मिल गया विराट कोहली को ही। विराट कोहली को जो है अप्रोक्सीमेटली 5 बार ये अवार्ड दे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, विराट कोहली को, ठीक है। 2011-12 में जो है दिया गया था, फिर 2014-15, 16-17, ठीक है, 17 जो 15-16 का भी और 17-18 का भी, तो ऐसे करके जो है कंटिन्यूसली उनको मिला 4 बार तो, और एक बार 2011-12 में। तो सर्वाधिक जो है पॉली उमरीगर अवार्ड पाने वाला कौन है व्यक्ति, 5 बार जो है मिल चुका है विराट कोहली को, ठीक है। 5 बार तो विराट कोहली को ही मिल चुका है, तो सर्वाधिक बार जो है विराट कोहली को मिला है। इसके अलावा अब भी पूछ रहा है कि 18-19 के लिए जो 2020 में दिया गया वो किसको मिला है, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है आपके तेज गेंदबाज कौन है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो है आपके जसप्रीत बुमराह को मिला है ये अवार्ड 2018-19 का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। तो पॉली उमरीगर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली, और जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है ये सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से कौन सा था। कौन सा था ये? 72वां, 56वां, 87वां या फिर 68वां? तो कौन सा था ये था आपका 72nd। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन तो ये 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, जो ब्रिटिश कमांडर थे फ्रांसिस बुचर, उन्होंने भारतीय जनरल के.एम. करियप्पा को सेना की कमांड सौंपी थी। समझ रहे हैं आप लोग? फ्रांसिस बुचर ने, हम लिख रहे हैं, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस बुचर ने किसको? के.एम. करियप्पा, ये भारतीय थे, इंडियन, के.एम. करियप्पा जो है जनरल इंडिया के, इनको कमांड सौंपी थी कब? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बार जो है ये कौन सा हो गया? 72nd या 72वां जो है इस बार बनाया गया था 72nd, तो ये बात हो गई। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो है थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारत के आर्मी जो है चीफ कौन है? तो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आपको पता है ना ये बात? एक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जो है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद जो है अगर बात करें नौसेना और थल आपकी वायुसेना की, तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, और वायुसेना राकेश कुमार सिंह। ठीक है, वाकई राकेश कुमार सिंह जो है वो वायुसेना, और एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो किसके अध्यक्ष है? तो वो है आपके किस चीज के? नौसेना के, यानी इंडियन नेवी के। करेक्ट। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 72nd। ठीक है, 72वां। अब आपको ये बात पता है कि हम लोग 10-12 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग जो है कीप नोट्स बनाओ, की पॉइंट्स बनाओ और रिवाइज करो बार बार अच्छे से, ताकि आप एग्जाम्स में और बेहतर कर सको। इसके बाद कई बच्चों की कुछ कंप्लेंट्स आती है कि सर पीडीएफ जो है इसका कहाँ मिलेगा? सो पीडीएफ जो है केसी पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है केसी पब्लिकेशन से, तो वहां पर जो है केसी क्लास आपका क्लासिक क्लासेस का, तो उस पर आपको मिल जाएगा। वहां पर टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ अपलोड होती है, वहां से आप लोग देख सकते हो इनको। ठीक है, तो वो वहां से कर लीजिएगा। राइट, बाकी और क्वेश्चंस के साथ साथ कमेंट करते रहिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।